हेलो एवरीवन। इसी 28 मई को कंडक्ट हुए एडिटेरिया के 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट 2 से साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए का 3 हो जाएगा। ताप यानी टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो बी का 1 हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है कैंडेला, सी का 2 हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4 आ रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? एक बीमीय, द्विबीमीय या त्रिबीमीय, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। रेफरेंस फ्रेम के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और इसी से अटैच्ड एक क्लॉक होता है, इसी को कंबाइंड रूप से रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन एक डायमेंशन में चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका मोशन 1 डायमेंशनल है, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। यदि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो कहेंगे कि उसका मोशन 2 डायमेंशन में है, और यदि 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका मोशन 3 डायमेंशनल है। तो यदि हम वायुयान की गति की बात करें तो वायुयान जब लैंड कर रहा होता है या फिर टेकअप कर रहा होता है तो उस टाइम में इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तीनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो उसकी गति को हम त्रिबीमीय यानी 3 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन सी होगा। जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मास तो रिमेन सेम रह रहा है, यानी हाफ m, v को हाफ कर दिया जा रहा है, तो v/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा v²/4। तो हाफ mv स्क्वायर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया k/4, यानी 1/4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी। राइट ऑप्शन सी होगा। यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करें। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं लिफ्ट का। मान लीजिए कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट, इस पे कोई पर्सन खड़ा है या बैठा हुआ है। इस पे तो जब ये बैठा हुआ है या खड़ा है तो इस पे इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा mg। चूँकि लिफ्ट के फ्लोर पे या खड़ा है या बैठा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा, n हम कह देते हैं। तो मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो जब a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो n माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ऊपर n नीचे mg, तो n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma। m को कॉमन ले लेंगे तो mg प्लस ma, m को हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा g प्लस a। यदि नीचे जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। और यदि रेस्ट में है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा था, तो n इज इक्वल टू mg आएगा। 3 केस हमने लिया। यदि रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू mg, और यदि ऊपर जा रहा है तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma, और नीचे आ रहा है तो n इज इक्वल टू mg माइनस ma। इन तीनों को यदि हम ध्यान से देखें तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो n नॉर्मल रिएक्शन, यहीं तो वेट बताएगा। नॉर्मल रिएक्शन यानी उसका अपारेंट वेट
mg प्लस ma हुआ है, mg प्लस ma मतलब उसका जो रियल वेट है, वास्तविक भार है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ma ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसका अपरेंट वेट बढ़ा हुआ लगेगा, यानी जो पर्सन लिफ्ट में है वो उसको लगेगा कि उसका वेट बढ़ा हुआ है, भारी लगेगा। तो ऊपर जब आएगा तो वेट बढ़ा हुआ लगेगा। उसी तरीक़े से जब नीचे आएगा तो mg माइनस ma मतलब उसका जो रियल वेट है, रियल वेट में से कुछ घट रहा है यहाँ पे, यानी अपरेंट वेट, आभासी भार उसका कम हो जाएगा जब लिफ्ट नीचे आएगा तब। अब जब रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस केस में जो उसका रियल वेट है वो उसके अपरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर आते हैं, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, ये सही है। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, नहीं। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ये नहीं। दोनों ऑप्शन ये गलत है, बी और सी। ए सिर्फ सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी उसका रियल वेट और अपरेंट वेट दोनों इक्वल होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, यानी भार ज़्यादा हो जाए उत्प्लावन बल से तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। मान लीजिए यह एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इसमें भरा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका वेट mg नीचे की ओर और दूसरा इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी b ऊपर की ओर लग रहा है। तो यदि इस mg का वैल्यू b से ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है यहाँ पे। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए, यानी भार ज़्यादा हो जाए उत्प्लावन बल से, तो वो डूब जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर हो जाए, मतलब ये b और mg दोनों इक्वल हो जाए, तो लिक्विड के अंदर वो तैरेगा, तो द्रव में तैरेगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। इसके उल्टा हम समझ सकते हैं कि जब भार जो है कम हो जाए उत्प्लावन बल से, भार कम हो जाए तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भार कम रहेगा जब उत्प्लावन बल से तो तैरेगा, डूबेगा नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 सही आ रहा है और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है इसमें। तो इस क्वेश्चन में मुझे तो कुछ एरर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके आंसर में इसको गलत बताया गया है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाएगा तो वस्तु द्रव में तैरेगा, ये बिल्कुल सही है, जो कि इसमें गलत बताया गया है। ओनली 1 सही इसमें दिया गया है, तो इसमें कुछ एरर है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है। निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण नहीं है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, जब वेव प्रोपेगेट करे और मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में हो तो हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, जैसे साउंड वेव। यदि वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, जैसे वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो इसमें ध्वनि तरंग जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है, और भूकंप से उत्पन्न तरंग भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है। लेकिन प्रकाश तरंग एक ट्रांसवर्स वेव का यानी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण नहीं है, नहीं चूज करना है यहाँ पे। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा नहीं है, तो प्रकाश तरंग यानी लाइट जो है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होता है, ट्रांसवर्स होता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है, तो जैसे यदि डिग्री सेल्सियस स्केल को हम देखें तो इसका आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यहाँ पे। तो इसी को उच्च नियत बिंदु को पूछ रहा है, तो 212 फ़ारेनहाइट होगा, राइट ऑप्शन सी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, सर्च लाइट में होता है, बिल्कुल सही है। नाक, कान, दांत आदि की जांच में होता है, ये भी सही है। वाहनों के साइड मिरर में कनकेव मिरर का यूज नहीं होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए और बी में होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। वाहन के साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, और कन्वेक्स मिरर के यूज करने का 2 कारण है।
जैसे यदि कनकेव मिरर लेते, जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर लेते तो इसका साइड व्यू कितना, इतना ही व्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ये इतने ही एरिया के अंदर, इतने ही लेंथ में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये बना पाएगा, इसमें दिखेगा। लेकिन और इसमें रियल, वर्चुअल, स्मॉल और लार्जर सभी तरीक़े के इमेजेज बनते हैं ऑब्जेक्ट के, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन वहीं यदि कन्वेक्स मिरर की हम बात करें, कन्वेक्स मिरर तो इधर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेगा, इधर भी ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेगा, यानी इतना लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है ये, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहे कन्वेक्स मिरर के केस में उसका हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। इतना बड़ा ट्रक है तो उसका इमेज छोटा सा उस मिरर में दिख जाएगा और सीधा दिखेगा। तो इस कारण से ये दो कारण है साइड मिरर के रूप में इसका यूज करने का। जर्मेनियम को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम कोई एक कंडक्टर ले लें, कंडक्टर यानी मेटल ले लें, तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब इसमें बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट इसमें जाना शुरू कर देंगे इसमें, और इसी से करंट फ्लो होता है। अब यदि हम टेम्परेचर इसका यहाँ से इसको गर्म करना हम शुरू कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे, फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होना शुरू होगा, जल्दी जल्दी। तो जब कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा तो इनका मूवमेंट बाधित हो जाएगा, उतने तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि रुकावट आ जाएगा, यानी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। अब सेमी कंडक्टर, यहाँ जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। तो जब यदि मान लीजिए कि ये सेमी कंडक्टर है तो इसको गर्म करेंगे तो जो पहले कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगेंगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट सप्लाई करने से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल करके इस क्रिस्टल में घूमना शुरू कर देंगे, यानी नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर, चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है? भिन्न, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसमें तीनों का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न है इसमें, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्राइटियम का 3 है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का कारण है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में कण की संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और न्यूट्रॉन्स भिन्न होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग था, यहाँ पे कण वर्ड यूज कर दिया गया है, कण। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो इसलिए इसमें आंसर सी दिया हुआ है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होती है, परमाणु संख्या सेम होता है। तो या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यदि कण को कंसीडर नहीं करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक कह दीजिए, या फिर न्यूट्रॉन यहाँ पे टिक कर सकते हैं, सी न्यूट्रॉन की संख्या। हालांकि दोनों ही होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या कैसे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मिलने से बनता है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होने का कारण क्या है? द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होने का कारण है न्यूट्रॉन से भिन्न होना। तो मोस्ट सूटेबल जो आंसर जो कण वर्ड यूज कर दिया है तो इसमें न्यूट्रॉन होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। शक्ति की बीमा है यानी डायमेंशन ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स होता है MA इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। M हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, अब बाई सेकेंड। तो यहाँ से आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी kg
मीटर स्क्वायर बाई सेकंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन kg का m हो जाएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर का एल स्क्वायर अब बाई सेकेंड का टी क्यू, तो t-3 हो जाएगा। तो ml² t-3 राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करें। नैनो 10⁻⁹ को नैनो कहा जाता है, ए का 2 हो जाएगा। पी को 10⁻12 को पी को कहा जाता है, बी का 3 हो जाएगा। और माइक्रो 10⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, डी का 4 हो जाएगा। योक्टो 10⁻24 को कहा जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। यानी 2 3 1 4 2 3 1 4 राइट ऑप्शन ए होगा। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो यदि 9th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस या फिर 11th क्लास के फिजिक्स की बुक को हम पढ़ें तो उसमें गैलीलियो के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था उन्होंने। गैलीलियो ने कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसी को न्यूटन ने कॉपी करके अपना फर्स्ट लॉ बनाया, यानी जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ओनली प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड नहीं। तो इसमें से फर्स्ट लॉ तो किसी में दिया नहीं है, दिया भी है तो सेकंड लॉ के साथ में दिया हुआ है, जो ये गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। जड़त्व है क्या? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, वो चाहेगी नहीं कि मैं मोशन में आ जाऊं, यानी वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपने उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना चाहेगी। वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी, स्लो नहीं होना चाहेगी, फास्ट नहीं होना चाहेगी। तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना वो ऑब्जेक्ट चाहेगी। तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया, यानी अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन को बदलने नहीं देना, उसके लिए रुकावट पैदा करना, उसके लिए रेसिस्ट होना, यही कहलाता है जड़त्व यानी इनर्शिया। निम्न कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये सही है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे, पेन ही नीचे गिरा हुआ है, उसको उठा करके ऊपर टेबल पे रख देते हैं तो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसमें एनर्जी आ जाती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। उसी तरीक़े से स्प्रिंग को दबा दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, एक रबड़ को खींच लीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, या किसी रबड़ के बॉल को दबा दीजिए, तो जब शेप चेंज हो जाता है या यूँ कहें कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बिल्कुल सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल, बिजली का पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को ऐसे कहा जाता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में तो बदल रहा है, साथ ही उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी तो बदल रहा है। तो लेकिन यदि यहाँ पे ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा दिया रहता तो वो सही होता। तो हालांकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, निश्चित रूप से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो 1 और 2 तो पक्का सही है, 3 भी सही है, चूँकि यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है। तो या तो बी आंसर सही होगा, यदि तीसरे को हम कंसीडर कर लेते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे उपयुक्त में से तीनों सही हो जाएगा। तो या तो बी सही होगा या फिर इसमें कुछ गलत होगा। हालांकि उतना डेप्थ में नहीं जाएं, सिर्फ इतना समझ लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तब तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है नहीं, इसलिए बी आंसर पे जाइए। ठीक,
गुरुत्वीय त्वरण किन बातों पे निर्भर करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है g = gm/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 है। और m क्या है? ये m जो है मास ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। और ये r रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसका मतलब ये रहा कि ऑब्जेक्ट का मास इसमें नहीं आया हुआ है फार्मूला, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ज़्यादा मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम रहेगा। जैसे छत पर से किसी एक हल्के ऑब्जेक्ट को हम गिराएं और एक बहुत भारी, एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को भी जस्ट ड्रॉप करें और एक बड़े से ईंट को जस्ट ड्रॉप करें तो दोनों अर्थ सरफेस पे एक ही टाइम में आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो वस्तु के मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो वस्तु के साइज पे, शेप पे, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वस्तु के रूप पे डिपेंड नहीं करेगा, वस्तु के आकार पे डिपेंड नहीं करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से वैसे वैसे डिक्रीज करता है, यानी हाइट पे डिपेंड करता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी डेप्थ पे डिपेंड करता है। पोल पे मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है। ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदलेगा, चेंज होगा। तो इन सारी हाइट पे, डेप्थ पे, प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ है, जैसे दो बॉल ले लीजिए, एक स्टील का और एक रबड़ का। तो रबड़ के बॉल को डिफॉर्म करने के लिए, उसके शेप को चेंज करने के लिए, दबाने के लिए कम ही फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई करने से लार्ज स्ट्रेन डेवलप हो रहा है रबड़ के केस में। वहीं स्टील के बॉल के केस में बहुत बड़ा फोर्स, यानी बहुत बड़ा फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तब जाकर के स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जब बहुत बड़ा स्ट्रेस अप्लाई करने से स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप हो तो कहेंगे कि वो मोर इलास्टिक है, यानी स्टील का बॉल रबड़ की तुलना में मोर इलास्टिक होता है। ये बिल्कुल सही है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। जैसे अभी रबड़ के बॉल का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें यदि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन कम होगा। यानी जो विरूपण होता है विरूपणकारी बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिफॉर्मेशन जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका शेप ज़्यादा बिगड़ेगा, फोर्स स्मॉलर अप्लाई करेंगे तो शेप कम बिगड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव्य का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाएगा। बर्नौली का इक्वेशन है P1 प्लस रो GH1 इज प्लस हाफ और रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आता है P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे देखें तो यदि एयर का ब्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो H1 और H2 सेम हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यानी P हम कह सकते हैं कि P प्लस हाफ और रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखें, किस फार्मूला को, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगा, चूँकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर को कांस्टेंट रहना है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज होना होगा, ताकि दोनों मिलकर के कांस्टेंट रहे। यदि वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर को इंक्रीज करना होगा, ताकि दोनों मिलकर के कांस्टेंट रहे। तो यदि द्रव्य का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम होगा, यानी प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो तीनों ही सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गई, माइक्रोवेव, ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है।
इसमें से ध्वनि तरंग जो है मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल कैरेक्टर का होता है, जबकि ध्वनि तरंग जो है यानी साउंड वेव मैकेनिकल कैरेक्टर की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। भूकंपीय तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जल की तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेज़ी से ठंडा होता है, इसका कारण है, यानी कप में चाय रखा हुआ है वो और एक प्लेट में हम रख दें तो दोनों में से किस में ज़्यादा जल्दी से ठंडा होगा? तो प्लेट में हम रखेंगे तो चाय जल्दी से ठंडा होगा। इसके पीछे की कारण ये है कि प्लेट में चाय को रखने पे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने का दर जो है फास्ट हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का कारण क्या है? सरफेस एरिया का बढ़ जाना। प्याले में चाय के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि एक लाइट रे इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, ये नॉर्मल है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट ऑप्शन बी होगा। अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत शक्ति का है। विद्युत शक्ति एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये किसका? विद्युत शक्ति का। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। बिल्कुल, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार ही आगे नाव बढ़ती है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब ये रहा कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ए यदि बी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक उसी टाइम में बी ए पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो ये सही है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं है, तो ये तो गलत है। संवेग अदिश राशि है, P इज इक्वल टू mv होता है, mv। तो लीनियर मोमेंटम यानी संवेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है? तो 2 और 3, राइट ऑप्शन ए होगा। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? स्लो होने का क्या कारण है? तो जैसे सिंपल पेंडुलम मान लीजिए, ये है सिंपल पेंडुलम, इसका लेंथ l है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से लेंथ बढ़ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ जाने की वजह से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, यानी घड़ी की सुई को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, स्लो टाइम दिखाएगी। तो इसके स्लो होने का कारण क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो ग्रीष्मकाल में दिन का बड़ा होना गलत है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से राइट ऑप्शन बी होगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो सही सही दिखाई दे देती है, साफ साफ दिखाई दे देती है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देते हैं। साफ नहीं दिखाने का कारण ये है, नहीं दिखाई देने का कारण यह है कि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना पे न बन करके रेटिना के सामने बन जाता है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये गलत है। जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में ये मान लीजिए कि ये बाई कन्वेक्स लेंस है, इसमें लगा हुआ बाई कन्वेक्स लेंस। तो यदि दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने ही बना देता है, रेटिना पे न बना करके रेटिना के सामने बना देता है। सामने बनाने का कारण क्या है? इसका फोकल लेंथ कम हो गया है, फोकल लेंथ कम हो गया है, यानी लेंस जो है उसकी मोटाई यानी इसका कर्वेचर त्रिज्या और ज़्यादा ये मुड़ गया है, और ज़्यादा ये कर्व हो गया है। तो नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट गई है। फोकस दूरी यहाँ रेटिना तक रहता तब तो रेटिना पे इमेज बनता, पहले ही फोकस हो जा रहा है, यानी फोकल लेंथ कम हो गया है, ये सही है।
नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, बिल्कुल इसका रेडियस कम हो गया है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है। यहाँ पर नेत्र लेंस की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, नेत्र लेंस नहीं कह रहा है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या कह रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे नेत्र की गोलीय त्रिज्या घटती नहीं है, ये बढ़ जाती है, तो ये तो गलत है। 2 सही आ रहा है, तो केवल 2 होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, राइट ऑप्शन बी होगा। चुंबकीय प्रवाह, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है टेस्ला, राइट ऑप्शन बी होगा। यह इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, तो ए का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने, तो बी का थ्रू कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, बी का 1 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 में, तो सी का 4 हो जाएगा, जेम्स चैडविक। और परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, डी का 3 हो जाएगा। यानी इसमें हम देखें तो 2143 राइट ऑप्शन ए होगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो फ्रेंड्स ये रहा इसी 28 मई को कंडक्ट हुए एडिटेरिया के टेस्ट 2 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।